हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ जनरल एनेस्थीसिया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम सीएनएस शुरू करने जा रहे हैं। सीएनएस का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने अपलोड किया था जिसमें कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो थ्योरी है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या इफेक्ट देते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हमारे सीएनएस का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन होती, किसी की सर्जरी करनी होती थी या कोई एक्सेसिव पेन में है, ठीक है, और उसकी सर्जरी करनी हो तो उस ड्यूरेशन में उसको पेन बर्दाश्त करना रहता था और उसकी सर्जरी की जाती थी। तो उस कंडीशन में ऐसा होता था कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी एक्सेसिव पेन की वजह से। तो भाई एक रास्ता निकाला गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि पेशेंट की सर्जरी भी हो जाए और उसका जो पेन है वो भी हम कुछ कम कर सके, उसको पेन जो है वो पेन भी ना हो सर्जरी के ड्यूरेशन में, राइट। तब आए हमारे एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया में हमारे दो तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं। एक हमारे होते हैं लोकल एनेस्थीसिया लोकल, और एक हमारे होते हैं जनरल, राइट। लोकल क्या है हमारे, लोकल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जो हम एक पर्टिकुलरली प्लेस पे अप्लाई करते हैं, राइट, ऑन द स्किन या किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस पे, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो सेंसेशंस है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो भी पेन हो रहा है उसका लॉस होता है, राइट। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है हमारे कि सीएनएस पे ही जाकर के इफेक्ट करता है और पूरी बॉडी को एनेस्थाइज कर देगा, राइट। अब एनेस्थीसिया की डेफिनेशन क्या है, एनेस्थीसिया करते क्या है, ये करती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो ड्रग्स हैं कॉन्शियसनेस को लॉस करती हैं एंड लॉस ऑफ सेंसेशन को भी लॉस करती हैं। यानी कि हम क्या हो रहा है, अगर हमें कोई पेन चुभो है तो हमें पता नहीं चलेगा। कॉन्शियसनेस मतलब कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है हमें पता नहीं चलेगा अगर कोई जनरल एनेस्थीसिया दे रहा है। लेकिन इसमें एक टर्म लगा हुआ है रिवर्सिबल का मतलब है कि ये जो कॉन्शियसनेस का जो लॉस हो रहा है या जो सेंसेशन का जो लॉस हो रहा है ये सारा रिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब कि ये वापस से अपनी जो बैक कंडीशन है उसमें ये ड्रग्स जो है उसको वापस ले आती हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर रही हैं या परमानेंटली लॉस ऑफ सेंसेशन कर रहे हैं, नहीं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन भी तो हो रहा है लेकिन रिवर्सिबल है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो हो रहा है लेकिन रिवर्सिबल। कहने का मतलब कुल इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें समझ में आया कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जनरल एनेस्थीसिया जिनको हम जो पेन स्टिमुली होता है उस ड्यूरेशन में देते हैं और ज़्यादातर ये जो ड्रग्स हैं हमारी सर्जरी के ड्यूरेशन में दी जाती हैं, राइट। इसमें हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि पार्ट आता है जो कि जनरल एनेस्थीसिया पे जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज अ स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारे जनरल एनेस्थीसिया के, राइट, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 हमारी बेसिक स्टेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया की। पहली हमारी स्टेज 1, सेकंड स्टेज 2, थर्ड स्टेज 3 एंड फोर्थ इज स्टेज 4। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं इंडक्शन स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं एक्साइटमेंट स्टेज, थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं सर्जिकल स्टेज एंड फोर्थ हमारी नॉर्मल, उसको हमने कोई वैसे जनरली कोई नाम नहीं दिया है। अब अंतर क्या है, किस तरीके से जनरल एनेस्थीसिया हमारी बॉडी पे कैसे कैसे किस किस स्टेज में क्या इफेक्ट देता है। जनरली ये स्टेज हमें ये बताते हैं कि इन किस तरीके से हमारी बॉडी उस जनरल एनेस्थीसिया के लिए हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेज होता है जब हम इंडक्शन स्टेज इसको बोलते हैं, जब एनेस्थीसिया इंड्यूस किया गया या बॉडी में दिया गया, राइट। तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 1, जब जनरल एनेस्थीसिया बॉडी में इंड्यूस किया गया, राइट। इंडक्शन स्टेज बोलते हैं। इस इंडक्शन स्टेज में जनरली पेशेंट कॉन्शियस तो रहता है, उसको सुनाई देगा, वो देखेगा भी, लेकिन एक ड्राउजीनेस फील होगी उसको, मतलब एक ऐसे नींद टाइप की है, इस तरीके से ड्राउजी फील करेगा, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहेगा। फिर आता है सेकेंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एक्साइटमेंट स्टेज, राइट।
लेकिन ये स्टेज सबसे ज़्यादा रिस्की स्टेज होता है, ठीक है। एक्साइटमेंट स्टेज में बेसिकली क्या होगा कि पेशेंट जो है अपना कॉन्शियसनेस को लॉस कर देगा। अब पहले फेज में कॉन्शियसनेस थी, लेकिन सेकेंड फेज में जैसे ही एंटर करेगा कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी वो समझेगा नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, राइट, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड प्यूपिल्स जो है हमारे प्यूपिल्स वो डायलेट हो जाएंगे। फिर हमारा ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग रेगुलर रहेगी। लेकिन ये जो सेकंड स्टेज है इसमें हम देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस तो लॉस हो गई, लेकिन हार्ट रेट जो है वो बढ़ गई है और या ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है किसी का या हार्ट रेट इंक्रीज्ड है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। सो ये स्टेज से थर्ड स्टेज में एंट्री करना सबसे, आप बोल सके सर्जरी करने के लिए सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में एंटर करना ज़रूरी है। और ये स्टेज जो है काफ़ी रिस्की माना जाता है, इसीलिए बोला था कि पेशेंट जैसे ही डॉक्टर्स चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से स्टेज 2 को क्रॉस करके जल्दी से स्टेज 3 में एंटर करे, क्योंकि स्टेज 2 में अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा तो हो सकता है कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ चुकी है उस कंडीशन में। सो ये जो फेज़ होता है एक्साइटमेंट स्टेज, ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्टेज माना जाता है, राइट। सर्जरी के लिए हमारा सबसे बेस्ट स्टेज जो होता है वो होता है स्टेज 3, जिसको हम सर्जिकल स्टेज भी बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है वो अब नॉर्मल पे आ जाएगा, राइट, डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल तो है, ठीक है, यहाँ पे भी रेस्पिरेशन नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर हो जाएगा तो भाई ऑक्सीजन की बॉडी में बहुत कमी हो जाएगी, राइट, और उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस नहीं किया जाएगा, राइट, क्योंकि जनरली ये सब जो होती हैं ड्रग्स होती हैं तो ये ऑक्सीजन के लेवल को और डिक्रीज कर सकती हैं। सो रेस्पिरेशन जो हमारा नॉर्मल रहेगा स्टेज 3 में, मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब ये एक पैरालाइज्ड की बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल्स पैरालाइज्ड की कंडीशन हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, उनमें अकड़न नहीं रहेगी, तो वो कंडीशन जो होती है सबसे बेस्ट होती है सर्जरी करने के लिए, राइट। एंड रिफ्लेक्स आर्ट्स आर लॉस्ट। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है हमारा कि रिफ्लेक्सेस जो है कि भाई हमने किसी ने अगर पिंच हुआ तो हाथ हटा लिया तो ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये कंडीशन नहीं होगी। नहीं तो पता चला भाई किसी सर्जन ने क्या किया, कैसे कुछ भी सर्जरी के लिए जैसे ही शुरू किया पेशेंट ने ऐसे खींच लिया, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इस स्टेज पे लॉस्ट हो जाता है, पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बॉडी का जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द सर्जिकल स्टेज। एंड लास्ट जो होती है ये फेज भी आपका बहुत रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेज 4 में अब होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर जो पेशेंट है हमारा सर्जरी करने के बाद स्टेज 4 में अगर एंटर कर गया तो यहाँ पे उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है, मतलब उसकी जो बोल सके कि जो रेस्पिरेशन है वो बहुत स्लो होने लगेगा। और जब रेस्पिरेशन स्लो होने लगता है तो पेशेंट जो है, क्योंकि उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है और उसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन भी काफ़ी कम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी में आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का फ्लो एक तरह से बहुत कम हो गया, राइट। और अगर ऑक्सीजन का या ब्लड का फ्लो कम हो गया तो बॉडी से जो जनरल एनेस्थीसिया है उसका एक्सक्रिएशन भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। इट मीन्स कि वो बॉडी में रिटेन रह सकता है, हमारे सीएनएस पे रिटेन रह सकता है, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया किसी का, वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस्ड हो गया है, तो पेशेंट जो है वो कोमा और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो डेथ की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। सो ये बेसिक हमारे 4 स्टेजेस होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के। स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन स्टेज, जिसमें पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हुआ है लेकिन पेशेंट ड्राउजी रहेगा। स्टेज 2 जिसको हम एक्साइटमेंट स्टेज बोल रहे हैं कि जिसमें पेशेंट को कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो ब्रीदिंग है वो तो नॉर्मल रहेगी लेकिन प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे। फिर स्टेज 3 आता है सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज, जिसमें कि सर्जरी की जाती है। इसमें रेस्पिरेशन तो नॉर्मल रहेगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे भाई, क्योंकि हमें सर्जरी करनी है तो उसके लिए मसल्स रिलैक्स होना ज़रूरी है, राइट। मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद अगर पेशेंट स्टेज 4 में एंटर कर गया तो वो कंडीशन पेशेंट के लिए वो हार्मफुल हो जाएगी कि अगर बहुत ज़्यादा रिटेन रह गया तो कोमा, और कोमा से फिर लास्ट
डेथ भी हो सकती है, राइट। सो ये हुआ हमारा स्टेजेस। अब हम बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। सो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म समझाने के लिए 2 डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा हो तो मैंने बताया है कि 2 जो हमारे कनेक्शन होते हैं उन पॉइंट को हम 2 न्यूरॉन्स के कनेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। इसमें एक हमारा होता है प्री सिनेप्टिक, एक होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक। दूसरा चीज़ मैंने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में जाकर के बाइंड, अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे तो सीएनएस डिप्रेस होगा। वहीं कि इसके अपोजिट अगर कोई हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में बाइंड करेंगे तो सीएनएस का स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। जैसे कि डिप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट क्या होगा, नींद आएगा, उसको सिडेशन होगा या पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस होगा। अगर इसके जस्ट अपोजिट अगर सीएनएस स्टिमुलेट होगा तो वो एक्टिव होगा, उसमें एक्साइटमेंट आएगी, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है हमारी जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं ये सीएनएस को डिप्रेस करेंगी। सीएनएस को डिप्रेस करेंगी इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे काम करेंगे वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे। यही चीज़ आपको याद रखनी है, जब कभी भी सीएनएस का डिप्रेशन होगा तो वहाँ पे हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तो इसी चीज़ को मैं समझा रही हूँ कि ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि अपने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होंगे और यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा गाबा, ठीक है। गाबा हमारा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो सीएनएस को डिप्रेस करता है, राइट। सो गाबा जब हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो सीएनएस का डिप्रेशन होता है। मतलब कि जब कभी भी सीएनएस का डिप्रेशन होना होगा इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो वेसिकल्स हैं उन वेसिकल्स में से जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा गाबा है वो रिलीज होगा, राइट। और वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाकर के बाइंड करेगा, राइट। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये है हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की ये वाला पोर्शन, आप इतना पोर्शन समझ लीजिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये मैंने एक रिसेप्टर यहाँ उठा लिया और ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये आप बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन है। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे पेंटामेरिक होता है हमारा गाबा रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है, गाबा रिसेप्टर। अब गाबा रिसेप्टर में क्या होता है, जनरली गाबा क्या है, हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, यानी कि सीएनएस को डिप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हमारी ड्रग्स क्या करती हैं, जनरली ये खुद इटसेल्फ गाबा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती हैं, ये करती हैं फैसिलिटेशन ऑफ गाबा। गाबा को फैसिलिटेट करती हैं कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाए और सीएनएस का डिप्रेशन करे, ठीक है। मतलब कि ड्रग्स हमारी गाबा को फैसिलिटेट कर रही हैं, यानी उनको बोल रही हैं, उनको एनहांस कर रही हैं कि भाई तुम जा करके अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाओ और जब तुम बाइंड हो जाओगे तो सीएनएस का डिप्रेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें बाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये सपोज मान लीजिए ये हमारा गाबा है, ठीक है, यहाँ पे साइनेप्स के बीच में, राइट। सो अब इसके लिए रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा अल्फा रिसेप्टर है, यहाँ पे गाबा के लिए रिसेप्टर है। सो गाबा की बाइंडिंग साइट यहाँ अल्फा पे है। अब हमारी जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई गाबा तुम जा करके अपने रिसेप्टर से जा करके यहाँ पे बाइंड हो जाओ। और जैसे ही तुम बाइंड हो जाओगे ना, तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड होंगे तो क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे और क्लोराइड क्या होगा, अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही गाबा अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, क्लोराइड क्या हो गया, एंटर हो गया। अब क्लोराइड जब कभी भी एंटर होता है न्यूरॉन में, नेगेटिव साइन जब कभी भी एंटर होता है, तो मैंने क्या बताया था, सीएनएस डिप्रेस होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट जब सोडियम एंटर करता है तो सीएनएस का स्टिमुलेशन होगा, राइट। वही कंसेप्ट है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गए, तो जैसे ही अपने बाइंडिंग साइट पे वो बाइंड हुआ तो क्लोराइड के लिए चैनल ओपन हो गया, पहले बंद था।
ओपन हो गया चैनल ओपन हुआ तो क्लोराइड बाहर से अंदर आ गया, और जैसे ही ये क्लोराइड चैनल ओपन हो गया तो अब CNS का डिप्रेशन हो गया, CNS डिप्रेस हो गया, यानी कि अब पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो गया, वो ड्राउजीनेस की कंडीशन में है, वो सिडेशन की कंडीशन में है। जितने भी हमारे सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, जितनी भी ड्रग्स हैं, दे ऑल फैसिलिटेट द GABA to bind to their receptor site and open the chloride channels, right, for the CNS depression. सिंपल सी बात है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज बहुत मिसकंसेप्ट रहती है, लोगों को लगता है कि जो हमारा GABA है, जो हमारी जो ड्रग्स हैं, वो रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करती हैं, ठीक है। बट मेन बात ये है कि ड्रग्स फैसिलिटेट, आपने अगर KD त्रिपाठी या आप स्टैंडर्ड बुक्स भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा है, ड्रग फैसिलिटेट द GABA to their receptor site, to their receptor site to facilitate their action. This leads to opening of chloride channels, ठीक है। मैं इसको एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक उसमें भी लिखवा देती हूँ। जनरल एनेस्थेटिक्स फैसिलिटेट द GABA molecule to bind with their respective site. This results in opening of chloride channels, और चैनल्स ओपन हो जाएंगे, एंट्री ऑफ क्लोराइड, दिस रिजल्ट्स क्या, रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। मतलब आप बोल सकते रेस्टिंग स्टेज में चली जाएगी जो न्यूरॉन, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रेस्टिंग, और CNS का डिप्रेशन हो जाएगा, राइट, और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, राइट। सो ये थे हमारे, हमने अब तक पढ़ा जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जनरल मैकेनिज्म क्या है उसका, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन, उनके एडवर्स इफेक्ट, किस तरीके से रिकवरी होती है। जनरली हमने देखा है कि जनरल एनेस्थेटिक्स जब दिया जाता है किसी को, अब तो नहीं दिया जाता है, अब हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए हैं, तो उनकी ज़्यादा अच्छी एडवांटेज है। जनरल एनेस्थेटिक्स बेसिकली ये CNS को डिप्रेस करते तो पूरी बॉडी में इनका इफेक्ट आता था, राइट, और इनकी रिकवरी रेट भी काफ़ी लॉन्ग, मतलब कि ये जल्दी रिकवरी नहीं देते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी को जनरल एनेस्थेटिक से रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी हो सकता है 1 दिन या 2 दिन भी लग जाता है। सो ये हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है। जब कुछ नहीं था तब हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स, तब हमारे लिए जनरल एनेस्थेटिक्स यूज़ किए जाते थे, राइट। सो अब ये यूज़ नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल हमारे सिलेबस में है, हमको पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, कितने पार्ट में उनको क्लासीफाई किया गया है और उनके यूज़ और उनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कौन से एनेस्थेटिक्स के साथ क्या एडमिक्सचर दिया जाता है, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक्स एक एडमिक्सचर में दिया जाता है, ठीक है। सो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।